तो बैरियर मेथड्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्डम्स। कॉन्डम्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। ओके, कौन कौन से? मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स। इसके अलावा हम क्या और सर्वाइकल कैप्स और क्या वॉल्ट्स और क्या डायाफ्राम, ये सब पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, इसमें जो मेल कॉन्डम है दे आर वन टाइम यूज एंड फीमेल कॉन्डम्स आर रीयूजेबल। ये क्वेश्चन आता है इसलिए ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। ऑलराइट, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स और डायाफ्राम ये भी होते हैं, जैसा कि इनसे पता चलता है। दिस इज आल्सो इंसर्टेड इन वजाइना बिफोर कॉपुलेशन। वॉल्ट्स आर आल्सो इंसर्टेड इन वजाइना बिफोर कॉपुलेशन। सर्वाइकल कैप्स आर आल्सो इंसर्टेड इन वजाइना बिफोर कॉपुलेशन और आफ्टर दे आर रिमूव्ड। नेचुरल में हमने क्या क्या मेथड्स पढ़े हैं? अच्छा, एक और चीज है कि जो कॉन्डम्स है ना वो एसटीआई प्रिवेंट करते हैं। क्या प्रिवेंट करते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शंस, उनको प्रिवेंट करते हैं, जबकि ये बाकी के जो 3 है ये एसटीआई प्रिवेंट नहीं करेंगे। नेचुरल मेथड्स जो है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? उसमें एक तो हमने पढ़ा था कोइटस विड्रॉल, दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा हमने पढ़ा लैक्टेशनल एमनोरिया। फिर उसके बाद हमने एक और क्या पढ़ा? हमने एक और पढ़ा पीरियडिक एब्स्टिनेंस। तो कोइटस विड्रॉल क्या है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम में, इंटरकोर्स के टाइम में क्या करते हैं? व्हेन इजैकुलेशन जब होने वाला है, इजैकुलेशन जब वजाइना में होने वाला है, उसके पहले हम क्या करते हैं? मेल जेनिटलिया या पीनस को विड्रॉ कर लेते हैं वजाइना से बाहर, और इंसेमिनेशन कहां हो जाता है? वजाइना के बाहर। अब क्योंकि इंसेमिनेशन वजाइना के बाहर होता है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव होना इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गॉट इट? सेकंड इज लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है? ओके, नाउ दिस कोइटस विड्रॉल मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि तुमने जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, अगर तुम लोगों ने क्लासेस देखी होंगी तो हमें पता है कि इट इज partially controllable। और हमें एक और बात पता है कि ejaculation is sympathetic process, right? It is controlled by sympathetic nervous system, so वैसे भी हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। Now comes lactational amenorrhea। तो lactational amenorrhea में क्या होता है? जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है ना तो मदर में लैक्टेशनल टाइम में ड्यूरिंग लैक्टेशन कौन सा हार्मोन, लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सो ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक है? और इस वजह से क्या होगा? FSH, आई एम टेलिंग इन वेरी शॉर्ट, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा और FSH रिलीज नहीं होगा। अगर FSH रिलीज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन होगा क्या? बोलो, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि ये बहुत अनसर्टेन है। जैसे तुम्हें पता होगा कि कभी-कभी डिलीवरी में 3 महीने तक ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है, कभी 4 महीने तक होगा, कभी हो सकता है 2 महीने में ही हो। तो हमें पता नहीं है एक्चुअली कि कब तक HPL रिलीज हो रहा है, और जैसे ही इट इज इंटरनल प्रोसेस, तो जैसे ही HPL का प्रोडक्शन बंद होगा वैसे ही FSH रिलीज हो जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये सब का कोई मार्कर हमारे पास नहीं है। हमें ओव्यूलेशन हुआ है ये कैसे पता चलता है? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इस केस में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गया दोबारा, जैसे क्या है, मान लो देयर इज अ कपल, उनका एक बेबी है 3 महीने का और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, राइट? लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, अभी क्या है? FSH का लेवल बढ़ गया है और ओव्यूलेशन हो गया। नाउ मदर डज एक्चुअली नॉट नो कि ओव्यूलेशन हो गया है, एंड यहाँ पे प्रायर चांसेस हैं कि 14th डे पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे क्या हो जाए? प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, और फिर उसको मेंसेस अभी भी नहीं आए, उसको लगेगा कि मेरा तो लैक्टेशनल एमनोरिया चल रहा है, लेकिन इट इज अनदर प्रेगनेंसी कंसीव्ड अगेन। गॉट इट? सो ये थोड़ा ऐसा गड़बड़ हो सकता है इसमें। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट वेरी गुड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बहुत ज्यादा फेलियर रेट्स हैं। एंड देन देयर इज पीरियडिक एब्स्टिनेंस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस समझने के लिए देखो क्या होता है। ये फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, 5th डे ऑफ ब्लीडिंग, एंड दिस इज 14th डे। तो देखो 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th ऐसा मान लेता हूं। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th ऐसे मान लेता हूं। तो एक बात तो हमेशा हमारी फिक्स है कि ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे पे। ये बात सही है क्या? हाँ। फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से अगर हम काउंट करेंगे तो ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे पे। तो अब स्पर्म की लाइफ होती है 2 दिन, 2 से 3 दिन मान लेते हैं, ठीक है? और ओवम की लाइफ भी ऑलमोस्ट यही होती है, 2 से 3 दिन, ठीक है? तो 14th डे पे अगर ओवम रिलीज हुआ तो इट विल सर्वाइव अप टू 17th डे। 17th डे तक तो सर्वाइव करेगा ही करेगा। अब देखो 13th डे, ये है 12th डे और ये है 11th डे। अगर 11th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है कि स्पर्म ऑलरेडी हो और ओव्यूलेशन में ओवम आ जाए, और चांसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन एंड देन इंप्लांटेशन आर वेरी हाई। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो 7-8 दिन का पीरियड होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 17th डे, लगभग ये 7-8 दिन का पीरियड होता है। इसमें क्या करते हैं? इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड। तो रिस्क पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। तो ये करने से क्या फायदा होता है कि देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन बट दिस फर्टिलाइजेशन, बट दिस आल्सो हैज वेरी हाई फेलियर रेट। क्योंकि ऐसा अलार्म तो बजेगा नहीं, जैसे ही यहाँ पे स्पर्म पहुंचा अलार्म बज जाएगा कि हाँ अभी से दिन शुरू हो गया है, 1 AM एट नाइट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। अब उसके बेसिस पे हम 24 घंटे कैलकुलेट कर लें, है ना? तो अच्छा, लाइफ स्पैन ऑफ दीज स्पर्म एंड ओवम जो है ना वो भी बहुत ज्यादा ही बहुत सही कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? और एंटायर प्रोसेस इज हार्मोन बेस्ड। हार्मोन बेस्ड प्रोसेसेस का ये प्रॉब्लम है कि वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं। इसके
बाद हमने आईयूडीज पढ़े थे, आईयूडीज एक बार रिवाइज करना। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक है पिल्स। पिल्स हमने कल पढ़ लिया है नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल पिल्स का क्या एग्जांपल है? सहेली। क्या एग्जांपल है? सहेली। कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है? फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ नीम। नीम के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। और इसमें क्या होता है? एंटी एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एंटी या क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव एंटी एस्ट्रोजन। ऐसा होता है क्या? सेलेक्टिव एंटी एस्ट्रोजन होता है। तो ये क्या कहां बाइंड करता है? यूटेरस पे। और एस्ट्रोजन का यूटेरस में एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं हो पाता और इसलिए इंप्लांटेशन नहीं होता। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस पिल्स। फिर इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल पिल्स की। हार्मोनल पिल्स में या तो दो तरीके की होती हैं, ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, इन्हीं को मिनी पिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस भी यूज होते हैं। देखो इसमें बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है, दैट इज माला डी एंड माला एन। ओके, हमने मेल्स में यूज होने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कल पढ़ी थी, है ना। गॉस्पॉल करके नाम था, वो क्या करती थी? स्पर्मेटोसाइट्स को किल कर रही थी, है ना। इससे प्रॉब्लम क्या था? परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाती थी। देखो ये जो माला डी एंड माला एन है, इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है? ये होती है कितने? ये 21 डेज रेगुलर खानी पड़ती है, नॉट टू बी ईटन इन ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में इसको नहीं खाना होता है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ ना हो जाए या भूल ना जाए, इसलिए स्ट्रिप्स में क्या होता है? 21 टैबलेट दिया है, 21 टैबलेट दिया है एक्चुअल वाला, और बाकी के जो 7 दिन है ना 28 डेज की साइकिल में 5 दिन 7 दिन के लिए फॉलिक एसिड और आयरन के 7 कैप्सूल्स टैबलेट्स या कैप्सूल्स दे देते हैं, फॉलिक एसिड या प्लस आयरन के। समझ गए क्या? तो ये फॉलिक एसिड और आयरन का कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे क्या है, पहले विलेजेस में ऐसा गांव में फीमेल्स हो सकता है वो भूल जाए, है ना, तो उनको क्या पता कौन सी मेडिसिन वाली है कौन सी मेडिसिन वाली नहीं है। वो क्या है, पूरा 28 दिन तक टैबलेट्स खा रहे हैं। उसमें से जो 21 थे वो क्या थे? एक्चुअल वाले थे, एक्चुअल मेडिकेशन था, और जो 7 थे वो फॉलिक एसिड और आयरन के कॉम्बिनेशन। बस एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये स्टेरॉइडल है, क्या है इस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि दे हैव वेरी हाई साइड इफेक्ट। लेकिन एक फायदा भी क्या है? इट मेंटेन्स प्राइवेसी। घर में कोई भी टैबलेट्स पड़े हुए हैं और फीमेल उसको खा रही है तो एवरीवन वुड थिंक कि अच्छा होगा, कुछ सिर दर्द हो रहा होगा, बुखार आया होगा, एंड वो बात जनरलाइज्ड है। तो इट मेंटेन्स प्राइवेसी, दैट इज व्हाई इट इज हाईली प्रेफर्ड। इट इज हाईली प्रेफर्ड बट इट इज नॉट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। किसकी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसको नेक्स्ट मॉर्निंग पिल भी बोलते हैं या डे आफ्टर पिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर इनको क्या करना होता है? दे हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इनमें क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। देखो हमें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स में, फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। तो ये पिल्स क्या करते हैं? इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम को अनस्टेबल कर देते हैं, और एंडोमेट्रियम को 72 आवर्स के लिए अनस्टेबल कर देंगे तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या करते हैं? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन बाय मेकिंग यूटेरस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। नाउ दे आर आइडियली टू बी टेकन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर ही इनको लेना होता है। बट एक बात और लिखना, ज्यादा इफेक्टिव कब है? अगर 24 आवर्स के अंदर ले ले। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? हाई मेंस्ट्रुअल, क्या कर देते हैं? हाई मेंस्ट्रुअल फ्लो। नेक्स्ट स्टार्ट करें टॉपिक। एक होता है क्या? हार्मोनल इम्प्लांट्स या सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स। दीज आर हार्मोनल इम्प्लांट्स दैट आर इम्प्लांटेड बीनीथ स्किन। स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, स्पेशली मेजरली थाई में। ठीक है, कितना इफेक्टिव? फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक के लिए ये इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? दे आर इरिवर्सिबल। ये क्या है? इरिवर्सिबल है, परमानेंट मेथड है। इरिवर्सिबल है या फिर परमानेंट मेथड है। इसमें दो प्रोसीजर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है वैसेक्टमी। वैसेक्टमी में क्या होता है? वास डिफरेंस को कट करके ओपन एंड्स को टाई कर देते हैं सेपरेटली। ये किस में होता है? तो वास डिफरेंस मेल में होती है ना, तो यहीं पे लिख लेना मेल में। कोई ऐसा है जो वास डिफरेंस फीमेल में भी हो सकता है, ऐसा क्लेम करेगा। अब इसमें एक बहुत नोट करने वाली बात है जिसपे एक्चुअली क्वेश्चन आता है। वो बात क्या है? बात ये है कि सीमेन आफ्टर वैसेक्टमी इज रिलीज्ड बट इट इज डिवॉइड ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स नहीं होते, सीमेन रिलीज होता है ना। मतलब ये जो भी कट एंड टाइड है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कहां लगा हुआ है? बिफोर सेमिनल वेसिकल। तुम्हारे डायग्राम बुक में दिया हुआ है, अगर तुम उसको ध्यान से निहारना चाहो तो तुम देख सकते हो। नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी के आगे लिख लेना फीमेल्स में क्या होगा? Fallopian tube is cut and tied and open ends are tied separately. Next क्या है? MTP, medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. क्यों करते हैं ये? Medical termination of pregnancy क्यों करते हैं? ये अच्छा है क्या? बुरा है क्या? बोलो। In some cases it is good also. क्या है? To get rid of unwanted or accidental or criminal accidental pregnancy or pregnancy by
क्रिमिनल ऑफेंस लाइक रेप्स एंड ऑल की वजह से अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उसको उसे गेट रिड मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। अब एमटीपीज वर बैंड, एमटीपीज वर बैंड। क्यों बैन किया इन इंडिया? कब बैन किया? 1957 में पॉसिबली। कब? एक और बात है उसको बोलते हैं STI या STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शंस कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा इसको वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। ये सब क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है। जैसे ट्राइकोमोनास क्या है? देखो कुछ फंगल है, जैसे ट्राइकोमोनास क्या है या ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ऐसे करके ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो फंगल इंफेक्शन कॉज करते हैं। देखो अगर जेनिटल एरिया में कुछ फंगल इंफेक्शन होगा या कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा तो वो क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा ना, ट्रांसमिट हो जाएगा। और ट्रांसमिशन की वजह से क्या होगा? अगर फीमेल में है तो वो मेल में भी हो जाएगा, अगर मेल में है तो फीमेल में भी हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल इंफेक्शंस हैं जो लीथल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लीथल हो सकते हैं, जैसे एड्स और बोलो हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस बी एंड सी। नो, तो एड्स किसकी वजह से होता है? वायरल है क्या? वायरल है। क्या है? वायरल है क्या? तो इधर वायरस का प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है इसलिए उसको वायरल बोलते हैं। यहाँ पे भी वायरस का प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है। कौन सा वायरस होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाउ इफ आई आस्क यू, हेपेटाइटिस कौन से वायरस की वजह से होता है? कोई बताएगा क्या? HBV और HCV, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये इनके नाम होते हैं। ओके, दे आल्सो कॉज। ये करते क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी वायरस क्या करते क्या है? ये कहां अटैक करते हैं? चलो बताओ। अच्छा, HIV कहां अटैक करता है? हमें पता है HIV कहां अटैक करता है? T हेल्पर 2 सेल्स पे, है ना। T हेल्पर 2 सेल्स पे। ये कौन सी सेल्स होती हैं? T लिम्फोसाइट्स ना। हाँ, T लिम्फोसाइट्स का स्ट्रक्चर हमने अभी कुछ दिन पहले ब्लड पढ़ा है तो हमने पढ़ा था T हेल्पर, T किलर, T मेमोरी, T सप्रेसर। T हेल्पर भी कई तरीके की होती है, उसमें से जो T हेल्पर 2 होती है उसको कौन टारगेट करते हैं? HIV वायरस। ओके, ऐसे ही हेपेटाइटिस वायरस किसको? हेपेटोसाइट्स को टारगेट करते हैं। किसको? हेपेटोसाइट्स को। और ये जॉन्डिस कॉज करता है, बहुत भयानक, जो ठीक ही नहीं होती। ओके, नाउ बोथ ऑफ दीज डिजीज आर नॉट ट्रीटेबल। बहुत ध्यान से समझो, हम कंप्लीटली एड्स वायरस से या कंप्लीटली हेपेटाइटिस वायरस से कभी भी निजात नहीं पा सकते, उनको कंप्लीटली किल नहीं कर सकते। एंड सेम अप्लाइज विद दिस आल्सो। कौन सा बैक्टीरिया होता है? ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हम क्या करते हैं इन केसेस में? वायरल लोड कम कर देते हैं, वायरल लोड को रिड्यूस कर देते हैं। समझ गए क्या? वायरल लोड रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जितने वायरसेस बन रहे हैं उतने को किल कर रहे हैं डेली बेसिस। इस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम्स कम आती है। लेकिन वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस। HIV में T हेल्पर सेल्स डैमेज हो गई, बस इतना ही होता है। तो HIV का पेशेंट कभी भी HIV से नहीं मरेगा, ये क्या हो जाएगा? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो मारेगा तो इसको कोई और डिजीज ही, लेकिन इसकी इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से इसका खत्म हो जाएगा। क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर से मरेगा ये पेशेंट। इनफर्टिलिटी क्या होता है? जब कभी एक हेल्दी मेल और फीमेल बेबी कंसीव करने में अनेबल होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी इन मेल्स क्यों हो सकती है? इनफर्टिलिटी इन मेल्स क्यों हो सकती है? बताओ। सबसे पहले इफ स्पर्म काउंट कम है, इफ स्पर्म मोटिलिटी कम है, और नेक्स्ट और क्या? इफ स्पर्म का शेप एंड साइज ठीक नहीं, वही जो हमने अभी रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, 20% ये होना चाहिए, 40% ये होना चाहिए, है ना, ऐसे करके पढ़ा था ना। 60% सही शेप साइज का होना चाहिए, जिसमें से 20% का क्या होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी होना चाहिए, यही सब पढ़ा था। तो ये पैरामीटर्स अगर एक मेल क्वालिफाई करता है तो वो क्या फर्टाइल है? क्या ये इसका सीमेन फर्टाइल है? लेकिन सीमेन तो इसका सीमेन तो ठीक है, इसका सीमेन तो ठीक है, लेकिन इफ देयर इज सम डिफेक्ट इन पेनिस, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? पेनिस में एप्रोप्रिएट इरेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होगा पेनिस में एप्रोप्रिएट इरेक्शन? अगर कहीं पे भी ब्लड फ्लो में किसी रीजन से डिक्रीमेंट होगा, डिक्लाइन होगा, तो जो साइनसेस है कहां पे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम में, उनमें ब्लड फिल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और अगर ब्लड फिल नहीं हो पाएगा तो इरेक्शन होएगा क्या? नहीं होएगा। और होएगा भी तो इम्प्रॉपर होगा। एक चीज और है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को बोलते हैं अर्ली इजैकुलेशन। मतलब जो भी इरेक्शन का टाइम है ना, इरेक्शन का टाइम हाईली रिड्यूस हो जाएगा, जो 3, 5, 8, 10 मिनट्स जो भी होना चाहिए, ठीक है, हाईली वेरिएबल है। और ये भी नहीं है अगर, है ना, तो क्या हो रहा है? मेल में राइट आफ्टर स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस होता है वैसे ही इजैकुलेशन हो रहा है, तो मेल बिकम्स अनेबल टू इंसेमिनेट सीमेन इनटू वजाइना। तो ये सिचुएशन भी होती है। तो अगर ये कुछ डिफेक्ट्स हैं तो इन डिफेक्ट्स की वजह से सीमेन इज ऑलराइट बट मेल वुड नॉट बी एबल टू इंसेमिनेट। ओके, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। किसमें? मेल्स में। फीमेल्स में क्या रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? इनफर्टाइल फीमेल क्यों हो सकती है? इफ देयर इज ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में क्या है? ब्लॉकेज है, तो फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी क्या? इफ देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी ऐसा हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? देखो, इफ देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्या होगा? ओव्यूलेशन
will be disrupted। और एक और सिनेरियो हो सकता है यूटेरस एंडोमेट्रियम। यूटेरस का एंडोमेट्रियम जो है उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, यूटेरस का एंडोमेट्रियम विल हैव लीस्ट एबिलिटी, कंसीव करने का लीस्ट एबिलिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, सही अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का रिलीज नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम में ग्रोथ हो पाएगी क्या? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, एंडोमेट्रियम में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और इस कंडीशन में भी क्या नहीं होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सारा, वो ये पढ़ रहे थे कि इम्प्लांटेशन को रोकना कैसे है ना, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, क्या क्या है, इम्प्लांटेशन को रोकना कैसे है। नाउ दिस स्पेसिफिक टॉपिक इज कंसर्न्ड विद कि इम्प्लांटेशन हो क्यों नहीं रहा है ना, अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट। तो इस केस में अगर कहीं फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या कुछ है, तो क्या है, उसको बोलते हैं ARTs। क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं हम। क्या करते हैं? ARTs यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला हमने बहुत ज्यादा सुना है IVF। सबसे पहला क्या सुना है? IVF। IVF क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुना है क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसका ही एक निक नेम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ IVF देखो, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन। क्या होएगा? जब मेल इंसेमिनेशन में कैपेबल नहीं होएगा, या उसके स्पर्म्स इतने मोटाइल नहीं होंगे कि वो ओवम के तीनों लेयर्स को पेनिट्रेट कर पाए या वहां तक पहुंच पाए, स्पर्म काउंट इतना कम होगा, तो हम क्या करेंगे? IVF टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। समझ गए क्या? IVF टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? एग को या ओवम को बॉडी से, फीमेल की बॉडी से निकाल लेते हैं, और मेल का सीमेन लेते हैं, और सीमेन से स्पर्म्स को निकाल लेते हैं, फिर इनका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और एम्ब्रायोजेनेसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अब ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रायोजेनेसिस, ये है आउटसाइड द बॉडी। ये कहां हो रही है? आउटसाइड द बॉडी हो रही है क्या? अब ये जो आउटसाइड द बॉडी हो रही है, देखो, एक चीज है जिफ्ट, एक है गिफ्ट, एक है जिफ्ट। मैं ऐसा कैप्स में नहीं लिख रहा, लेकिन तुम्हें कैप्स में लिखना होगा। ये है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जब स्पर्म काउंट मेल में बहुत कम होगा, तो हम क्या करेंगे? मेल से कुछ सेलेक्टेड स्पर्म्स को निकाल के क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला में पहुंचा देंगे, और वहां पे ओवम को भी पहुंचा देंगे। इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे कहां? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, आर्टिफिशियली। तब उसको क्या बोलेंगे? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गॉट इट? और क्योंकि अब सेलेक्टेड स्पर्म कहां है, ये कब करेंगे? जब स्पर्म की मोटिलिटी सफिशिएंट नहीं होगी, लेकिन स्पर्म सही शेप एंड साइज का होगा। समझ गए क्या? अगर स्पर्म की मोटिलिटी सफिशिएंट नहीं है, वो यूटेराइन पूरा पाथवे ट्रैवल करके एम्पुला तक पहुंच ही नहीं रहा, या फिर अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है, इतने ज्यादा स्पर्म्स है ही नहीं कि वो ट्रैवल करके कहां पहुंचे? फैलोपियन ट्यूब तक, तो हम क्या करते हैं? कुछ सेलेक्टेड सेल्स को, सेलेक्टेड ओवम को और सेलेक्टेड स्पर्म को कहां पहुंचा देते हैं? गैमीट में पहुंचा देते हैं, एम्पुला में पहुंचा देते हैं। वहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां से एम्ब्रायोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये करने के लिए फीमेल का यूटेरस हेल्दी होना चाहिए। समझ गए क्या? हेल्दी होना चाहिए। अगर हेल्दी नहीं हुआ तो चलो एम्ब्रायोजेनेसिस तो हो जाएगी, लेकिन इंप्लांटेशन कहां होना है? यूटेरस में, है ना। अब क्या, देखो, एक चीज और है, जिस फीमेल में ये प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके फैलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म्स और ओवम को हम डाल रहे हैं, उसको आर्टिफिशियली एक्सटर्नली कुछ हार्मोन्स देके उसकी बॉडी को, उसके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर भी करते हैं। समझ गए? उसको बोलते हैं इंडक्शन। अब अगर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारा स्पर्म पेनिट्रेशन कर लेगा, तो हम उसमें हायर एश्योरेंस के लिए क्या करते हैं? बाहर ही फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं, और जब जाइगोट बन जाता है, क्या बन जाता है? जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट को एम्पुला में ट्रांसफर करते हैं, और वो फिर एम्पुला से ट्रेवल करता हुआ आता है इस्मस, और फिर एंडोमेट्रियल वॉल में एम्ब्रायो के फॉर्म में इंप्लांट हो जाता है। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज जिफ्ट। समझ गए क्या आप? अब हम क्या करते हैं? ये जो अपना IVF है, इसमें 8 to 16 सेल्ड स्टेज, इसको क्या बोलेंगे? 8 to 16 सेल्ड स्टेज क्या है? मॉड्यूला है क्या? सर भूल गए सर, ऐसे थोड़े होते हैं सर। तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो मॉड्यूला है, उसको क्या करते हैं? उसको हम यूटेरस में डालते हैं। कहां पे? यूटेरस में डालते हैं। तो हमने तीनों कंडीशंस देख लिए, कौन सा? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और IVF में 8 to 16 सेल्ड मॉड्यूला स्टेज में एम्ब्रायो में हमने इसको ट्रांसफर किया है। समझ गए क्या? इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, ये हटा दूं क्या? कुछ और टर्म्स हैं, जैसे AI सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, वही कौन सा? चैट GPT, उससे जिससे हमारा एग्जाम होता है सर, उससे जिससे हमारे टेस्ट होते हैं सर, उससे जिससे हमने सारे असाइनमेंट्स बनाए स्कूल में सर, है? ऐसा क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है भाई? ऐसा है कि जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, या जिनमें प्री मेच्योर इजैकुलेशन था, जिनमें इरेक्शन इतने टाइम के लिए भी नहीं हो पा रहा था कि वो एटलीस्ट अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पीने से उसको वजाइना में इंसर्ट कर पाए, उसके पहले ही उनका इंसेमिनेशन हो जा रहा था, उनके लिए हमने ये एक टेक्नोलॉजी ढूंढा, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या करते हैं? सीमेन को कलेक्ट करते हैं, और फिर उसको आर्टिफिशियली किधर डालते हैं? इनटू वजाइना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां यूज होता है? फॉर, लिख लो, फॉर पेशेंट्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एक टर्म है
ICSI। ICSI का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या है? स्पर्म काउंट लेस, मोटिलिटी भी लेस है, तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाए इसलिए हम क्या करते हैं? स्पर्म इज इंजेक्टेड इन ओवम डायरेक्टली। इसमें हम क्या करते हैं? स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई ये पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहा। सो दे आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जो तुमने इसमें आईवीएफ वाला देखा ना, आईवीएफ वाला जो एक केस है मैं बता देता हूं बस। क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जिनसे हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है। लेट्स से कोई गाय है, भैंस है, ठीक है। एक सरोगेट क्या होता है? सरोगेट मदर क्या होता है? समझो क्या होता है। लेट्स से एक कोई फीमेल है, उसका ओवरी हेल्दी है लेकिन उसका यूटेरस खराब है। क्या है? उसका यूटेरस खराब है। अब नाउ शी वांट्स टू कंसीव बेबी, तो क्या कर सकते हैं? सरोगेट मदर करेंगे। हाँ, इसलिए तो मैंने लिखा है ना। होता क्या है, कैसे करते हैं? क्या है, एक फीमेल को बोलेंगे सुनो सुनो इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलेंगे? तो वो बोलेगी हाँ, तो उसको बोलेंगे, उसको ये वाली फीमेल क्या बोलेगी? आई वांट टू बी मदर बट आई डोंट हैव यूटेरस, आई हैव एग्स। तो इसको कन्विंस करेंगे, जैसे भी कन्विंस हो पाए, पैसा देके कैसे भी करेंगे, ठीक है। मे बी कोई क्लोज रिलेटिव हो सकती है तो ऐसे भी कन्विंस हो जाए। इसको क्या करेंगे? बोलेंगे कि आई एम, ये फीमेल क्या करेगी? अपना एग देगी है, और इसका हस्बैंड जो है, इसका हस्बैंड एक और, ओके, हस्बैंड क्या करेगा? स्पर्म देगा। हाँ, ये मेल है, क्या स्पर्म देगा। अब इसका हम क्या कर देंगे? आईवीएफ कर देंगे। क्या कर देंगे? आईवीएफ कर देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे? इंडक्शन। इंडक्शन लिख लो, प्रोसेस of injecting hormones in female for preparing uterus for implantation। तो क्या करेंगे? इसका इंडक्शन करवाएंगे। अब ये जब जाइगोट हो गया तो ज़िफ्ट कर देंगे, हाँ? या फिर एम्ब्रायो को इसके यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ शी विल अंडरगो जेस्टेशन पीरियड, और वो जेस्टेशन पीरियड होने के बाद शी विल डिलीवर द बेबी जो जेनेटिकली इन दोनों का होगा क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। सरोगेट मदर कौन होगा? ये होगी, है ना। अब क्या है, बहुत सारे ऐसे भैंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे गाय होते हैं, ठीक है, जिनका हो सकता है ओवरी में कुछ डिफेक्ट हो या उनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो या कुछ तो हो, तो उनको प्रेग्नेंट कैसे करें? उनके लिए क्या करते हैं? एक फीमेल काउ लेते। क्या? हाँ, तो एक काउ लेते हैं, तो काउ को क्या करते हैं? एफएसएच के एडिशनल डोज देते हैं। क्या बोलते हैं? एफएसएच के एडिशनल डोज देते हैं। एफएसएच के अगर इसको एडिशनल डोज देते हैं तो इसका जहां पे एक ओवम बनना था वहां पे 4-5 ओवम बन जाएंगे। 4-5 ओवम बन जाएंगे, है क्या? ऐसे ही है क्या? और ये जो 4-5 ओवम बनेंगे फिर इसको मिलाएंगे एक बुल से। किससे? बुल से। वो बुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, हाईली पोटेंट होना चाहिए। तो ये बुल क्या करेगा? इंसेमिनेशन करेगा और 4-5 ओवा फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब ये जो 4-5 ओवा अप टू 8 कर सकते हैं ना, तो 4-5 ओवा जब 8 सेल्ड स्टेज में पहुंचेगा एम्ब्रायो, तो इसको क्या करेंगे? नॉन सर्जिकली काऊ की बॉडी से निकाल लेंगे और जो सरोगेट काऊ है उसके अंदर डाल देंगे। 4-5 एक बार में प्रेग्नेंट हो जाएंगी और अच्छा डेयरी प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। उसका खूब दूध बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो ऐसा हम एनिमल्स में करते हैं, समझ गए। वहां पे भी हम ये सरोगेट मदर यूज करते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या सरोगेट मदर में मिल्क प्रोडक्शन होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? एक रीजन बताओ। अरे इसकी बॉडी में इंडक्शन करवाया है तुमने, इधर भी जो इंडक्शन करवा रहे हो तुम, उसमें ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन प्रोड्यूस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन प्रोड्यूस होगा फिर, लेकिन ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी हमें इसको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे क्या? अरे हाँ, इसमें कॉर्पस लुटियम थोड़ी है क्या? नहीं, इसका एग नहीं है भाई, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। तो ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी वी विल हैव टू मेंटेन अ फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन दिस फीमेल बाय इंजेक्टिंग प्रोजेस्टेरोन। सोचने वाली बात है, ऐसा समझ नहीं आएगी। चलो ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर।